नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। उपचुनाव के रण की रणनीति अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निकलकर पार्टी कार्यालयों के दफ्तर में बनना शुरू हो गई है और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की, जिसमें उपचुनाव में प्रचार की रणनीति के साथ ही उपचुनाव की जंग जीतने का मंत्र भी दिया गया। तो आईएनडी स्पेशल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, उपचुनाव की रणनीति। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आगामी नवंबर के अंत तक एमपी में उपचुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव की इस जंग को लेकर सिपह सालारों में जीत का मंत्र फूंकने के लिए भाजपा कार्यालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में माइक्रो लेवल तक रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक में सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने तैयारियों को लेकर सुझाव लेने के साथ ही सभी को एक साथ चुनावी मैदान में मोर्चा संभालने का आह्वान किया है। वहीं उपचुनाव को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही भाजपा के तमाम नेता एक सुर में कहते नजर आए कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज के जनहितैषी कामों के दम पर सभी 27 सीटों पर भाजपा को ही जीत हासिल होगी। बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में, हमेशा हम जनता की सेवा करते हैं, काम करते हैं और इसलिए हमको कोई चिंता नहीं है। 27 की 27 भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो पूरे प्लान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री सभी लोग इसमें रह के और सीधे चुनाव में पूर्ण योजना के साथ, लगन निष्ठा के साथ कैसे भी हमारे कैंडिडेट लगभग सभी जीत के आएंगे। उपचुनाव में मैंने पुनः कहा है कि पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक जो तैयारी वर्तमान में हो रही है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आप जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली। कहीं कोई चुनौती नहीं, 27 में 27 सीट भाजपा जीतेगी। और आइए अब सुनते हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी जिस जंग में भी कूदती है, पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ कूदती है और ये संकल्प आज इस मीटिंग में लिया है कि 27 की 27 सीटें हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है और पार्टी का आदेश है, उसका पालन प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। निश्चित रूप से उन्होंने सभी को टिप्स दिए हैं, आदेशित किया है, समझाया है और सब लोग मिलकर संगठन के माध्यम से इन सारी सीटों को जीतेंगे। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी एक तरफ मध्य प्रदेश की जनता राम लखन की जोड़ी देख रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की जोड़ी को छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जोड़ी देख रही है। तो ये चुनाव व्यक्ति का नहीं, ये पार्टियों का चुनाव। तो उपचुनावों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी यह साफ कर दिया गया है कि नवंबर के पहले उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और सवाल यही सामने आ रहा है कि यदि हम मुख्य विपक्षी दलों की बात करें तो एक दूसरे के द्वारा दावे तो तमाम किए जा रहे हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि जमीनी स्तर पर कौन सी वो पार्टी सक्रिय है और 27 विधानसभा सीटों पर आखिर कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, कौन से वो दिग्गज हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उपचुनाव में क्या है जीत का मास्टर प्लान बीजेपी का और वो कौन सा मंत्र है जो सीएम ने दिया है हालिया बैठक में मंत्रियों को?
बिल्कुल सुनील, आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जाएगी। भाजपा का साफ कहना है, यहाँ पर मंत्र दिया गया है जो जीत का मंत्र है, तो साफ कहा गया है कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने बीते दिनों जब से सरकार बनी है तब से अब तक में जो विकास का कार्य किया है उन विकास कार्यों को जनता तक पहुँचाना है। एक तरह से चौपाल लगाने की बात कही गई है कि गाँव-गाँव चौपाल लगाई जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से, और लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से जो विकास कार्य किए गए हैं, केंद्र सरकार की ओर से जो विकास कार्य किए गए हैं, वो सारे विकास कार्य जनता तक पहुंचने चाहिए, घर घर पहुंचने चाहिए, और उसके आधार पर फिर जनता से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगा जाए। और वहीं पर अगर बात करें तो ये भी रणनीति तैयार की गई है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से घेरना है। 15 महीने में जो वादे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जो 15 महीने में पूरे नहीं हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उसके इन सब बातों को लेकर के जनता से वोट की अपील बिल्कुल करेंगे। जनता के बीच जाने की बात संदीप आपने यहाँ पर कही है, लेकिन वर्तमान दौर की हम बात करें तो कोरोना वायरस का दौर हमने देखा, लॉकडाउन का दौर हमने देखा। इस दौरान सबसे ज्यादा समस्या यदि किसी को आई है तो वह है प्रदेश का आम नागरिक। अब ऐसे में खुद सीएम और तमाम मंत्री हमने देखा कि जनता के बीच पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं जानी है। और दूसरी ओर यदि हम कांग्रेसियों की बात करें तो कांग्रेसी जनता के बीच नहीं पहुंच सके हैं। वर्चुअल और एक्चुअल में बड़ा अंतर यहां पर हमें नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि संकट की घड़ी में जनता के बीच पहुंचना ही काफी होता है? अब बिल्कुल देखिए, संकट की घड़ी है। संकट की घड़ी में जब आप दुख के समय पर जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो जनता भी इन सब चीज़ों का हिसाब लेती है, आज नहीं तो कल। जब भी मौका मिलता है तो जनता उसका हिसाब जरूर लेती है, और जब मौका मिलता है तो जनता उसका हिसाब भी चुकाती है। और यही समय है, इस समय पर संकट काल है। जैसे कि अभी आपने देखा कि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थितियाँ निर्मित हुई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के बीच गए, उनका आंसू पहुँचने के काम किया। अगर इसी के बाद हम तत्कालीन कमलनाथ सरकार की बात करें, जब पिछले साल ओला पाला पड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किसी के भी बीच में नहीं गए, और उस समय पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन सब बातों को मुद्दा बनाया था। आज कांग्रेस पार्टी यहां पर मुद्दा नहीं बना सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच में बने रहे और जनता के बीच में उन्होंने ढाढ़स बंधाने का काम किया। हालांकि अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी जल्द ही घोषणा होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी वित्त विभाग की तरफ से उनका लगातार विचार विमर्श जारी है। बिल्कुल, लेकिन संदीप मैं आपसे समझना चाहूंगा, तमाम घोषणाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं जो कि आम जनता के बीच पहुंची हैं, और सूबे के मुखिया के द्वारा खुद जगह जगह पर जाकर लोगों को संबोधित किया जा रहा है। एक बड़ा हमने आयोजन ग्वालियर में भी देखा था, कार्यकर्ता सम्मेलन का वो आयोजन था। लेकिन सरकार को यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि जो घोषणाएं और जो योजनाएं हो रही हैं, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर उसका फायदा आम जनता को पहुंच रहा है? सुनील, ये जो आज की बैठक थी एक तरह से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बैठक थी। ये बैठक है जो सरकार घोषणाएं कर रही है, वो उसका अमल कितना हुआ, वो जमीन में कितनी उतरी है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी। स्पष्ट रूप से कहा गया है, नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से और आम जो कार्यकर्ता इनके पहुंचे थे उनसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनता जा करके जनता की नब्ज टटोलें, जनता से पूछें कि उनको सरकार की योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो ये बैठक इसीलिए अहम मानी जा रही, चुनाव के पहले की ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टोह भी लेना चाहती है जनता की, कि जो 27 सीटों के लिए उन्होंने अभी तक काम किया है जब से सरकार गिरी है, तब से वो काम जनता तक पहुंचे हैं या नहीं, या सिर्फ खोखले दावे ही करते रहे उनके जो नेता भी हैं भाजपा के। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बैठक आयोजित की गई थी, ताकि कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की चूक न रहे, बाद में किसी भी तरह का भाजपा को पछतावा न रहे। तो इसलिए यहाँ पर यह बैठक अहम कही जा सकती है। जी सुनील, मैं आपसे समझना ये भी चाहूंगा, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को बार बार देखा गया है कि मंच से लगातार पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते आए हैं। खासतौर पर यदि हम विकास की बात कर लें संदीप, तो विकास हमने देखा था पूर्ववर्ती सरकार के समय उतना नहीं हो पा रहा था जितना उम्मीद की जा रही थी, और हमेशा पैसों को लेकर कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी कि ये फंड नहीं है, सरकार का जो खजाना है वो खाली है। और उसी मुद्दे को सीएम बार बार उठा रहे मंच से कहा यह जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कर्ज माफी का रोना हमेशा रोया जाता था कि कर्ज माफी होने वाली है, तमाम चरण है। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी तब से विकास की जो गाड़ी है वो भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही है। क्या एक ये भी बड़ा इफेक्ट हो सकता है आम जनता के बीच कि चलिए जब बीजेपी की सरकार है तो कम से कम जो विकास है वो तो तेजी से आगे बढ़ रहा है?
अब बिल्कुल सुनील, इस बात में कोई शक नहीं है। 15 महीने की सरकार में, क्योंकि उसके हम खुद भी साक्षी हैं, बतौर मीडिया कर्मी हमने खुद देखा है, खुद सुना है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब भी कोई भी बात आती थी, किसी भी योजना की बात आती थी, तो अक्सर पैसे का रोना लेकर के हमेशा बैठा करते थे। हमेशा उनका एक ही डायलॉग हुआ करता था कि तत्कालीन सरकार खजाना खाली करके गई है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों सरकारों में यहाँ पर धरती और आसमान का अंतर है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जब से चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं, तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास राशि की कमी है। वो हमेशा यही कहते हैं कि विकास के आड़े पैसा नहीं आएगा, पैसा चाहे जहां से भी आए, लेकिन वो जनता का विकास नहीं रुकेगा, प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा। तो वो दोनों सरकार में एक बड़ा अंतर, बड़ा गैप देखने को मिला है। यहाँ पर आपको भी मालूम है कि लगातार लॉकडाउन चला, उसके बाद भी सरकार ने जो यथासंभव मदद हो सकती थी जनता की, वो तो की ही। उसके अलावा भी विकास कार्यों में कहीं भी देरी नहीं हुई। लगातार विकास कार्य होते रहे, लगातार फंड जारी होते रहे। यहाँ तक कि आपने देखा कि गेहूं की खरीदी हुई, रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। तो ये सारी चीजों की भरपाई भी की सरकार ने। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों सरकार में धरती आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। और ये अंतर पिछले कुछ समय में हमने और आपने दोनों ने ही मिलकर देखा है। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। राजपाल जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, उपचुनाव को लेकर रणनीति साफ हो चुकी है। सीएम हाउस में भी हमने देखा और इसके अलावा पार्टी कार्यालय में भी हमने देखा कि बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। लेकिन जो हालिया बैठक संपन्न हुई है, क्या रणनीति इसमें बनी है और क्या है बीजेपी के जीत का मंत्र, समझना चाहेंगे हम आपसे। आज की बैठक संगठन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को, विशेष करके हमारे मध्य प्रदेश के विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसदों के साथ बातचीत करी है और बातचीत करके किस प्रकार से पार्टी के काम को नीचे तक बढ़ाना है, इस संबंध में बात करी है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे इन्हीं जनप्रतिनिधियों के साथ बात करी है और उन्होंने सरकार के कामों को नीचे तक ले जाने की बात करने का काम किया है। और उसके साथ साथ में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन के संबंधी भी बातचीत होने का काम हुआ है। कोविड-19 की महामारी के बाद में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार अनलॉक 4 में है और अनलॉक 4 के बाद में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है नियमों में और तमाम पाबंदियों के ऊपर, तो उसके साथ साथ में किस प्रकार से पार्टी के काम को और सरकार के काम को नीचे तक ले जाया जाए, ऐसा एक संयुक्त बैठक में आज चर्चा होने का काम हुआ है। और निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से अपने चुनाव को मैनेज कर सके, अच्छे से चुनाव को जनता के बीच में जाके लड़ सके, इस संबंधी बातचीत होने का काम हुआ। बिल्कुल, लेकिन मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, तमाम घोषणाएं मंच से की जाती हैं और तमाम योजनाएं धरातल पर देखी जाती हैं, लेकिन क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए कि आखिर कितना फायदा प्रदेश की आम जनता को पहुंच रहा है? क्योंकि यदि हम किसानों की बात करें तो किसान लगातार समस्या से ग्रसित रहे और अब जाकर कहा यह जा रहा है कि किसानों का वक्त बदलेगा। तो ऐसे में क्या इस बात की भी मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, धरातल पर कितनी उतर रही हैं? किसानों के दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। किसानों की खुशहाली को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कार्यक्रम बनाया था। पिछली सरकार ने भी, आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर 0% ब्याज के ऊपर किसानों को फसल, अपनी खेती के लिए जो ऋण देने का काम होता था KCC के माध्यम से, वो हमने ही करने का काम किया था। इस वर्ष भी अभी आप देखेंगे कि आज 4,500 करोड़ रुपए का खरीफ 19 की फसल का हुई नुकसानी का जो है पैसा ट्रांजैक्शन होने का काम हुआ है। 4,500 करोड़ रुपए 19 लाख किसानों के खाते में आज के दिन सीधे जाने का काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव किसानों के साथ है, किसानों की आपदा में उनके साथ है, किसानों की खुशहाली में उनके साथ है। किस प्रकार से खेती मध्य प्रदेश में लाभ का धंधा बने, इसको लेके लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। चलिए, खेती आखिर कैसे लाभ का धंधा बने, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि बीजेपी के सरकार के वक्त काम भी हुए हैं और 15 महीने की हमने कांग्रेस सरकार भी देखी। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। धन्यवाद सुनील जी। अब्बास जी, एक और यदि हम उपचुनाव की बात करें तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी तो जमीनी स्तर पर नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, जो रणनीति बनाई गई है, कहा यह जा रहा है कि जगह जगह चौपाल लगाई जाएंगी और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं, वो लोगों को बताई जाएंगी। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, कैसे देखते हैं आप बीजेपी की तैयारी को?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है जो कांग्रेस बहुत दिनों से कर रही है। रणनीतियां हमारी पहले से तय है, जनता के बीच में पहले से जा रहे हैं। ये बड़े बड़े जमावड़े लगाए बिना ये तो वो कर रहे हैं जिससे नुकसान हो जनता को। जनता इनको देख चुकी है। जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया था। जनता के मंदिर को एक तरफ करके हथियाई ये सत्ता उन्होंने, जनता जानती है। जनता को धकेला है कोरोना काल में इनकी सत्ता की दौलतता ने। जनता इनसे बदला लेने को उधार बैठी है। अब बात यह है कि भाजपा को क्यों करनी पड़ी है, कि मजबूरी है इनकी। रघुनंदन शर्मा जी, दीपक जोशी जी और तमाम लोग पहले ही बैठ चुके हैं, पहले ही बैठकें कर चुके हैं, अनौपचारिक बैठकें जो इनके विरोध में हो चुकी हैं। ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, अपने कुंबे को एक साथ इकट्ठा नहीं रख पा रहे हैं। जनता पहले से इनके खिलाफ है, इनके लोग इनके खिलाफ हैं। तो क्या अब्बास जी बार बार इसीलिए नसीहत दी जा रही है कि सब एक साथ हैं और एक मंच पर नजर आएंगे? जाहिर सी बात है, गुटबाजी इतनी है कि बार बार कहना पड़ रहा है। पहले तो नहीं कहती थी, भारतीय जनता पार्टी कहती थी देखिए हम दिख रहे हैं, अब बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पर चंबल के सबसे बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं, मध्य प्रदेश के भी बड़े नेता हैं। लेकिन चंबल में जब सदस्यता अभियान हुआ तो सिंधिया जी की वजह से उनको भोपाल में रखा गया, उनको नहीं बुलाया गया उनके क्षेत्र के सदस्यता अभियान। चलिए अब्बास जी, आपका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पर बीजेपी के द्वारा कार्रवाई नजर आनी चाहिए थी या विकास पहुंचना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। मैं रोकना चाहूंगा राजपाल जी, ये सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि अंतरकलह है बीजेपी के अंदर। क्या वाकई में ये माना जाए? दीपक जोशी को लेकर भी हमने देखा और इसके अलावा तमाम दिग्गज रहे जो कि कहीं ना कहीं संगठन से नाराज नजर आए। नहीं, ऐसा कोई नाराजगी या राजी वाला ऐसा कोई विषय नहीं है। इस प्रकार से कांग्रेस है जो है मुगालते में इस विषय को लेकर है, ये मुगालता इनका दूर हो जाएगा। इसलिए दूर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और जो नेता है वह अनुशासन प्रिय है और वो एक ध्येय को लेकर केडर के साथ काम करने वाला कार्यकर्ता है। वह कभी भी ऐसी छोटी मोटी बातों से कभी नाराज होता नहीं, और अगर कोई बात नाराजगी की होती भी है तो हमारा नेतृत्व तो इतना सक्षम है कि वह सीधे बात करके उन लोगों को मनाने का काम भी कर लेता है। जहां तक इस प्रकार के जमावड़े की बात अभी मेरे मित्र कर रहे थे, तो ये देखो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है। हम कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम, ये हमारे 3 ध्येय रहते हैं। वहीं संवाद, बैठक और प्रवास, ये 3 हमारे काम बढ़ाने के सिस्टम है। तो हम कार्यकर्ता को कार्यालय पे बुलाते हैं और उसको कार्यक्रम देते हैं, हम संवाद करते हैं, बैठक करते हैं और फिर प्रवास तय करते हैं। तो ये हमारी कार्य पद्धति है और ये कार्य पद्धति को कांग्रेस समझ में आएगी नहीं। कांग्रेस को इसलिए कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी कि इस कार्य पद्धति को समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ता है। आप देखेंगे, हो सकता है सर ये कार्य पद्धति समझने के लिए ही महाराज जो है वो बीजेपी में गए हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा अब्बास जी, सीधा सवाल ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस का मुगालता अभी तक दूर नहीं हुआ है। बीजेपी का ये मानना है 15 महीने तो आप लोग सरकार में रहे, लेकिन इसके बाद एक लंबा वनवास फिर से तैयार है आपके लिए, ऐसा बीजेपी का मानना है। देखिए, 15 महीने हम सत्ता में रहे, हमें कोई मुगालता नहीं था, ना आज कोई मुगालता है। हम दोबारा आने वाले हैं क्योंकि जनता ने हमको चुना था और सुनील जी, जनता ने हमको नहीं हटाया। जनता के जो जनता का जनादेश था उसके खिलाफ कौन गया? जबरदस्ती जनता पे किसने अपने आप को थोपा? किसकी वजह से जनता परेशानी में आई? जो लॉकडाउन देश भर में नहीं लग पाया, देरी से लगा। जिस दिन इनके मुखिया ने शपथ ली उस दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। जनता देख रही है, जनता को खाना नहीं दे पाए, जनता को इलाज नहीं दे पाए, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपने करीबी, अपने घर के लोगों को कोरोना में खो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर भी सदस्यता अभियान में लगी हुई है। तो भाजपा अपनी सत्ता की जिम्मेदारी छोड़ के राजनीति कर रही है। हमें किसी रणनीति की इनकी चिंता नहीं है। ये कितनी ही रणनीति बना लें, इनकी लड़ाई सीधे जनता से है और जनता की लड़ाई के साथ कांग्रेस जनता के साथ खड़ी हुई है। इनको सही से सही सबक सिखाया जाएगा। आपका ये मानना है कि जनता के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है? पिछले लंबे वक्त की यदि हम बात कर लें तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंचे, तमाम मंत्री जनता के बीच पहुंचे। दूसरी और बीजेपी का तो ये मानना है कि कांग्रेस ही खुद ही क्वारंटाइन होकर बैठे किस कोरोना वैश्विक महामारी के काल में। क्या कांग्रेस पार्टी, 2 बातें हैं सुनील जी, सत्ता में है, सत्ता में भाजपा है, भाजपा जिम्मेदार भी है। जो उन्होंने काम किए हैं उनको जनता के बीच में रहना ही चाहिए था, जबकि नहीं दिख रहे हैं। 3-3 महीने मंत्रिमंडल नहीं बढ़ा, 3 महीने के बाद 1 महीने मंत्रिमंडल किस तरह से चला हमने सब देखा। 90 दिनों का रिकॉर्ड बनाया गया, सब लोगों ने सब कुछ देखा है, सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी 1-to-1 चर्चा जनता के लोगों के साथ कर रही है। लॉकडाउन के सारे नियमों को
चलते हुए उन पे चल रहे हैं। जनता के बीच में हमें आने वाला समय बता देगा कि हमने क्या किया है। चलिए, जनता के बीच आप हैं और आने वाला समय भी आपको बता देगा। शुभकामनाएं तो आपके साथ हमारी हैं। राजपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता के बीच कांग्रेस है, लेकिन कहां है कांग्रेस? क्या वाकई में कांग्रेस जनता के बीच है या जमीनी स्तर पर है? तो जो संकट का दौर या संकट की घड़ी इस वक्त चल रही है, उसमें जो आम जनता बीजेपी के साथ जुड़ रही है, तस्वीर कुछ और होनी चाहिए थी। देखिए, कांग्रेस के साथ जनता नहीं है, इसीलिए कांग्रेस के नेता भी घरों से नहीं निकलते हैं। अगर ये घर से निकलेंगे और इनके साथ लोग नहीं रहेंगे तो इनकी बंद मुट्ठी जो है खुल जाएगी, और खुल जाएगी तो खाक। बंद मुट्ठी लाख और खुली मुट्ठी खाक। तो ये इसलिए नहीं निकल रहे। दूसरा ये कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तब तब जो लोग अपनी मांगों को लेकर एकत्रित होते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो अपनी सरकार से कुछ मांगे मनवाने के लिए एकत्रित होते हैं, तो उनके फिर पीछे जाके खड़े होकर टारगेट करने का काम करते हैं। ऐसे कई सारे पिछले हमने कुछ प्रायोजित आंदोलनों को भी देखने का काम किया जिसमें कांग्रेस के नेता उनको लीड करने की कोशिश करते हैं। वास्तविक में कांग्रेस की विचारधारा के साथ अब कोई लोग बचे नहीं है। कांग्रेस के नेता के पास अब यहाँ कांग्रेस के पास नेतृत्व तो बचा नहीं। अब यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व के साथ साथ में इनकी कोई नीति और कार्यक्रम इनके पास बचे नहीं। जहां तक कांग्रेस के अभी प्रवक्ता, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, जैसा कि आप ये मानना है कि नेतृत्व नहीं बचा है, तो क्या ये साफ तौर पर कहा जाए कांग्रेस को किसी चैलेंज के रूप में बीजेपी नहीं देख रही उपचुनाव में? देखिए, चुनाव जब होता है तो चुनाव जनता के बीच में जाकर लड़ने का काम होता है। अब मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कांग्रेस का बयान कि हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ये दिख नहीं रहे हैं। अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी, कहाँ कांग्रेस के नेता, कहाँ कमलनाथ जी बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के बीच में जरा दिखे आप। अगर आपको दिखे हो तो आप बता दो। इसी मुद्दे पर अब्बास जी से सवाल ले लूंगा। अब्बास जी, सीएम को तो हमने देखा कि हवाई सर्वे भी किया, जमीनी स्तर पर भी पहुंचे, लेकिन मैनेजमेंट गुरु के नाम से कमलनाथ जी को जाना जाता है। कहाँ नजर आए मैनेजमेंट गुरु? क्या कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और क्या वो शासकीय विमान के अंदर बाढ़ का सर्वे करने जाएंगे? कैसी बेतुकी बात भाजपा करती है, आज हैरत है। पूरे देश में, प्रदेश के अंदर खासतौर पे बेरोजगार युवा आंदोलन चला रहा है। बेरोजगारों को भोपाल के अंदर, कभी ग्वालियर, भिंड, मुरैना के अंदर भाजपा जेल में डाल रही है। ये इनकी तानाशाही है। युवा इस देश का, इस प्रदेश का इनके खिलाफ मोर्चा खोल के लामबंद है। इनकी जितनी अहंकारी बातें हैं उसको ठिकाने लगाने का काम इस प्रदेश का युवा करेगा। इनकी आवाजों को उठाने का काम कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के नेता कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये अहम और अहंकार भाजपा का कहाँ जाएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ कारोबारियों को राहत दे, जीएसटी दिलवाएं, सब कुछ दिलवाएं। ये सब कुछ। लेकिन जब आप सवाल किया जाता है कांग्रेस से कि आखिर कमलनाथ जी कहां थे उस संकट की घड़ी में, उसका फिलहाल अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। वक्त की मेरे पास कमी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आपने सुन लिया है। यहां पर मैं कांग्रेस की बात आपसे करना चाहूंगा। जब सीधे तौर पर सवाल किया जाता है कि अगर पूर्ववर्ती सरकार की हम बात करें, पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें, तो संकट की घड़ी में कहां थे, तो कहीं ना कहीं मुद्दा बदल दिया जाता है। क्या माना जाए, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर कांग्रेस नजर नहीं आई? बिल्कुल, देखिए, इन सब बातों पर मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी और जब, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि जब ओला पाला पड़ा था तो उस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक भी कहीं भी गांव में नहीं गए, कहीं भी दौरा नहीं किया, किसी भी किसान के पास नहीं गए, किसी भी किसान का दुख दर्द और हालचाल नहीं पूछा। तो इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों मुख्यमंत्रियों में काफ़ी अंतर है। आज भले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये दावे कर रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वो उन्हीं को जाना चाहिए, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आप विपक्ष में हैं तो आपकी भी भूमिका बनती है। विपक्ष में है और आपकी भूमिका बनती है। और यदि कांग्रेस जीतती है उपचुनाव तो कहीं ना कहीं जो नाम सामने आएगा वो कमलनाथ का नाम ही सामने आएगा सीएम के तौर पर। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, तो फिर आखिर क्यों खोखले दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा? देखिए, चुनाव तो जीतना है, अभी संघर्ष तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी भी कहीं ना कहीं अपने मुंह मियां मिट्ठू, भले सरकार बने या ना बने, लेकिन सपना तो जरूर कांग्रेस पार्टी देख रही है। छुटपुट के इधर उधर विरोध हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में और उन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को अंदाजा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं उसको गुंजाइश दिख रही है कि हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाए, लेकिन वो सिर्फ अभी सपनों तक ही सीमित है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटें जीतनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सभी 27 सीटें
में फतेह हासिल करनी है। तो एक बड़ा अंतर है दोनों पार्टियों में यहाँ पर। तो इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। चलिए, बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और जिस तरह से कांग्रेस का सपना जो है वो देखना होगा कि सपना जमीनी स्तर पर कब उतरेगा और सपना कब साकार होगा, बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी और बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी अब वर्चुअल के बाद एक्चुअल नजर आ रही है। जमीनी स्तर पर सीएम के साथ ही तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं, चौपाल भी लगाई जाएंगी और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक की गई है अंतिम और सबसे बड़ी बैठक है। इसके बाद अब हमें उपचुनाव का दंगल देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर जो रणनीति बनाई गई है, क्या वो रणनीति जमीनी स्तर पर सफल साबित होती है? और यदि सफल साबित होगी तो एक बार फिर हमें सूबे के मुखिया के तौर पर शिवराज सिंह चौहान आने वाले वक्त के कार्यकाल में नजर आने वाले हैं। और दूसरी ओर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि तैयारी हमारी भी है, लेकिन देखना होगा कि जो तैयारी कांग्रेस के द्वारा की गई है, क्या वो तैयारी जीत की है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।